हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर्स का मकसद क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, एसी वोल्टेज नॉट डीसी, ठीक है। और अगर हम वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे होते हैं तो करंट स्टेप डाउन हो रहा है बिकॉज पावर रिमेन्स द सेम, ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड ट्रांसफार्मर्स आर नॉट आइडियल, वाइंडिंग्स हैव रेजिस्टेंस। जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स होगी उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ना तार की, ठीक है। द कोर्स आर नॉट इनफाइनाइटली परमिएबल। कोर्स में ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है, परमिटिविटी इजीली गुजर रहा है सारा कुछ, उसमें भी एक लिमिटेशंस हैं। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इज नॉट completely captured by the secondary. लीकेज फ्लक्स मस्ट बी अकाउंटेड, ठीक है। जो लीक हो रहा है फ्लक्स आपका वो काउंट होना चाहिए। आयरन कोर प्रोड्यूसेस एडी करंट्स एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। उसमें एडी करंट्स होते हैं जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्विलिंग करंट्स, ठीक है। और हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं वो जो मैप बनता है, ठीक है, पूरा पत्ता जिसको कहते हैं पूरा मैप बनता है, वो लॉसेस होते हैं। अच्छा जी, तो फॉर आइडियल कोर में क्या था कि म्यू आर इन्फिनिटी है और एल इन्फिनिटी एक्स एल इन्फिनिटी। व्हाट हैपेंस व्हेन एन इनफाइनाइटली परमिएबल कोर इज रिप्लेस्ड बाय एन आयरन कोर हैविंग हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। तो जाहिर है उसमें जो है वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ट्रांसफार्मर की, उसमें लीकेज आ जाएगी, उसमें लॉसेस आ जाएंगे। अच्छा, अब उसी को हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इम्परफेक्ट कोर। अच्छा जी, कोर इम्परफेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय आर एम एंड एक्स एम इन पैरेलल विद द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। आर एम मॉडल्स आयरन लॉसेस, जो आयरन लॉस हो रहे हैं, और एक्स एम मॉडल्स परमिएबिलिटी। तो ये देखें, ये इसका मॉडल आपके सामने है कि ईजी आ गया, ठीक है, ईजी, ठीक है। उसके साथ हमने क्या बना लिया, एक मॉडल में क्या आ जाएगा, एक आर एम और एक क्या आ जाएगा, एक्स एम, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आ गया आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा E2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका E1, सही है। ये आपका क्या आ जाएगा E2, सही। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो है ये ओपन सर्किट है यहाँ पे, तो इसलिए करंट आपका यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। अच्छा, अगर यहाँ पे करंट ज़ीरो है तो ये करंट भी ज़ीरो है, लेकिन जो करंट यहाँ से जा रहा है वो कुछ ना कुछ करंट इधर, जाहिर है ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है ना, शंट का पाथ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक याद आपने रखना है, ओपन सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो पता है आपको इसका पहले? अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट जो है उसमें क्या होगा कि आपने जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको ओपन कर देना है। जब उसको ओपन कर देंगे तो करंट तो कोई नहीं फ्लो करेगा ना उसमें, लेकिन फिर भी करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा होगा प्राइमरी पे। जब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे ना, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। वो कहाँ जा रहा है, वो अंदर लॉसेस जो हो रहे हैं उसमें कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जो सिस्टम में जो लॉसेज हो रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं उसको डिटेल में। तो आर एम मॉडल्स दी आयरन लॉसेज, एक्स एम मॉडल्स दी परमिएबिलिटी। अब इसमें E2 और EG इन फेज हैं विद E1, और IF करंट आपका आ गया, ये वाला जो रेजिस्टिव करंट है ना वो इन फेज है। और जो IM करंट है इंडक्टर वाला, जाहिर है उसमें करंट 90 डिग्री लैग करता है, तो ये देखें 90 डिग्री का लैग आ गया, साथ IM आ गया इसके। और जो I0 करंट है, ये I0 दैट इज इक्वल टू सम ऑफ IM प्लस IF। तो I0 इसके इन बिटवीन आ गया, ठीक है, क्योंकि ये RL सर्किट बन गया ना। प्योरली इंडक्टिव 90 डिग्री होता है और प्योरली रेजिस्टिव 0 होता है, और जो RL होता है वो इन बिटवीन आता है आपका, ऐसे ही है। तो ये जनाब यहाँ पे आपने देखा वो सारी थ्योरी जो पढ़ी थी आपने वो यहाँ यूटिलाइज हो रही है। द करंट IM flowing is in XM is the magnetizing current that creates the flux phi m, जिसे करंट फ्लक्स phi m बनता है। The total current I0 needed to produce the flux is called exciting current. IM is very small, IM जो करंट है ना बड़ा कम होता है। अच्छा जी, RM एंड XM कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय, अब ये देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ साथ साथ ही, RM, ठीक है, दैट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर ओवर PM, ठीक है, E1 स्क्वायर ओवर PM। और XM वो कैसे निकालूंगा, E1 स्क्वायर ओवर QM। और आपको एक फार्मूला पता है वो क्या होता है कि SM या S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, पावर ट्राइंगल वाला फार्मूला,
ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता है। तो अगर आपको P पता है और आपको S पता है तो आप Q निकाल सकते हैं। तो Q कैसे निकालोगे? Q विल बी इक्वल टू अंडर रूट S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये आगे फार्मूले में चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। तो RM and XM कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय RM इज इक्वल टू E1 स्क्वायर ओवर PM और XM इज इक्वल टू E1 स्क्वायर ओवर QM। पावर वैल्यूज आर मेजर्ड अंडर नो लोड कंडीशंस। PM क्या है? आयरन लॉसेस के सर्किट आपको ओपन है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ PM आ रहा है, वॉट आ रहे हैं भाई। वो किस चीज़ के वॉट हैं? वो लॉस है भाई, जो लॉस हो रहा है ये वो है वॉट, ठीक है। QM क्या है? रिएक्टिव पावर नीडेड टू सेटअप द फ्लक्स φm। तो ये आप इस डायग्राम को अच्छी तरह देख लें, ये आपके सामने बनी हुई है। आगे चलते हैं। लूज कपलिंग्स कंसीडर अ परफेक्ट कोर, द वाइंडिंग्स आर लूजली कपल्ड। वाइंडिंग्स क्या है? आपस में लूजली कपल्ड हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द सोर्स EG। द कॉइल ड्रॉज नो करंट I10 is equal to produce mutual flux phi M1। तो द कॉइल ड्रॉज नो करंट I1 is equal to 0 to produce a mutual flux phi M1। तो phi M1 is equal to EP over 4.44। ये वही वाला फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम देखा था, EP over 4.44 F into N1, ठीक है। इसमें चूंकि कोई करंट नहीं है ना, तो इसके लिए कोई करंट की ज़रूरत नहीं है, सही है। सिर्फ ये वोल्टेज से और ये F और N से ये प्रोड्यूस हो रहा है phi M1। phi M1 is equal to EP over 4.44 F into N1। अच्छा जी, The flux produces a counter voltage EP that equals EG, ठीक है। जो flux है it produces a counter voltage EP that equals EG। अच्छा, the flux produces a voltage E2 on the secondary coil। Under no load conditions I2 is 0 and no MMF exists। A load Z is connected across the secondary। अब आपने secondary पे एक load connect कर दिया। I1 and I2 immediately begin to flow and are related by N1 I1 and N2 I2। ये N1 I1 जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स थी, F आपने पढ़ा Ni, F is equal to Ni, ठीक है। तो ये N1 I1 is equal to N2 I2। I2 produces an MMF N2 I2, I1 produces an MMF N1 I1 in the opposite direction। अब इसकी वजह से जो है वो इधर को प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह, और उसकी वजह से इधर को प्रोड्यूस हो रहा है उल्टा, phi M2। phi M1 इधर को जा रहा है और phi M2 इधर को जा रहा है। तो असल जो फ्लक्स होगा phi, वो इनका नेट होगा, phi M1 माइनस phi M2, वो बेसिकली नेट फ्लक्स होगा। तो MMF N2 I2 forms a flux phi 2 consisting of a mutually coupled flux phi M2 and a leakage flux phi F2। MMF N1 I1 forms a flux phi 1 consisting of mutually coupled flux phi M1 and a leakage flux phi F1। The new MMFs upset phi M1 A balance, ठीक है। phi M1 and phi M2 combine into mutual flux phi M, जिससे phi M बनेगा। Flux phi M is created by the joint action of primary and secondary flux। उन दोनों का नेट बनेगा जिसको आप phi M कहेंगे। ये देखें यहाँ पे बना हुआ ये phi M, ठीक है, phi M, और ये इसका लीकेज फ्लक्स है और ये इसका लीकेज फ्लक्स है, ठीक है। E1 जो कि EP है और ये क्या है ES, सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज, और ये क्या है सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। EP induced voltage at primary is composed of two components। EF1 is equal to 4.44 F into N1 phi F1। E1 is equal to 4.44 F into N1 into phi M induced by phi M, ठीक है। In general, EF1 and E1 are not in phase। ES induced voltage at the secondary is composed of two components। एक EF2 होगा जो लीकेज वाला है 4.44 F into N2 into phi F2, फ्लक्स की वजह से है ना वोल्टेज, तो लीकेज वाले फ्लक्स के से लीकेज वाला वोल्टेज है और लिंकिंग फ्लक्स से वैसे लिंकिंग फ्लक्स वाला वोल्टेज है, इंड्यूस्ड बाय phi F2। और E2 is equal to 4.44 F N2 into phi M is induced by phi M। In general, EF2 and E2 are not in phase। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। अब इसको ज़रा देखते हैं, इसको किस तरह मॉडल करेंगे हम। तो देखें EP, उसके बाद ये आ जाएगा आपका EF1 और फिर आपका E1 आ जाएगा। यानी अगर आप वोल्टेज लॉ लगाएं तो E1 इज इक्वल टू EP माइनस EF1। जाहिर है जो लीकेज फ्लक्स हो रहा है वो तो लॉसी वोल्टेज का बाइस बन रहा है ना, मतलब वो आपको फ़ायदा तो नहीं दे रहा, जो phi F है वो तो आपको फ़ायदा तो नहीं दे रहा, आपको नुकसान दे रहा है। वो यहाँ पे साबित भी हो रहा है कि E1 इज इक्वल टू EP माइनस E1, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए ना इधर,
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि ये जो आपका ई एस ये वाला है दैट इज इक्वल टू ई टू माइनस ई एफ टू, सही है। ये इस तरह से इसको हम मॉडल करेंगे। तो ये जनाब आपका हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस EF1, EF2, E1 एंड E2। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, अच्छा जी, R1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, R2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए EG R1 XF1 और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका N1, उसके बाद आ गया N2 E2 XF2 R2 और Z, सही है। अब यहाँ पे खेल हम शुरू करेंगे कि जब हमने अगर एक इम्पिडेंस को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो फिर क्या करेंगे, वही ए स्क्वायर से ज़रब होगा ई को, मतलब इस तरफ को जा रहे हैं, अगर हम लेफ़्ट पे जा रहे हैं सेकेंडरी से प्राइमरी पे जा रहे हैं तो इम्पिडेंस को ए स्क्वायर से ज़रब दे देंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे ए से ज़रब देंगे, करंट को डिवाइड कर देंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा जी, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, कोर एक्साइटेशन एंड लॉसेस आर मॉडल एज अ शंट सर्किट XM एंड RM। अब ये देखें ये वाला सर्किट जिसमें आपका EG, ठीक है, R1 XF1, सही है, उसके बाद ये देखें XM RM जो अभी हमने डिस्कस किया सारा, उसके बाद ये आ गया आपका ट्रांसफार्मर N1 और ये N2, साथ ही आ जाएगा XF2 R2, ठीक है, साथ में ये क्या चीज़ आपकी Z है, ये Z आ गई जिसके क्रॉस क्या है ES है, सही है। तो कोर एक्साइटेशन एंड लॉसेस आर मॉडल एज शंट XM एंड RM। अच्छा, एक्चुअल ट्रांसफार्मर की वैल्यूज़ हैं, ये SN है kVA 1 kVA 10 kVA 100 kVA 1000 kVA और ये 400,000 kVA, ठीक है, ये kVA के अंदर नहीं सारे। उसके बाद इसका ENP ENS INP INS R1 R2 XF1 XF2 XM RM I0। ये ट्रांसफार्मर की ना लैब होती है जिसके अंदर ये सारे टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आगे हम पढ़ेंगे। कि सेकेंडरी को ओपन कर देते हैं, फिर उससे निकालते हैं वैल्यूज़, और सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं, फिर उससे कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं। ये लैब के अंदर होते हैं सारे काम, लैब होती है पूरी बनी होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Construction of a power transformer. Power transformers are designed so that their characteristics approach those of ideal transformer. For high permeability, core is made of iron. Magnetizing current is 5000 times smaller than for an air core. ठीक है, high permeability core is made of the iron. आपको पता है आयरन में से इसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा आसानी से आपकी लाइंस ऑफ फोर्स हर चीज़ से गुजर जाती हैं, कुछ में से आसानी से गुजर जाती हैं, कुछ में ज़रा रुकावट से गुजर जाती हैं, सही है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ 5000 टाइम्स स्मॉलर देन फॉर एन एयर कोर, ठीक है। अच्छा, टू कीप द आयरन लॉसेज लो, कोर इज लैमिनेटेड एंड हाई रेजिस्टिविटी हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड। करंट IF नीडेड टू सप्लाई आयरन लॉसेज इज 2 to 4 टाइम्स लेस देन IM, ठीक है। आगे चलते हैं जी। लीकेज रिएक्टेंसेस XF1 एंड XF2 आर मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल बाय वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। लीकेज रिएक्टेंस को आप कैसे कम कर सकते हैं, करीब करीब रख लें ताकि प्राइमरी में से सारे के सारा फ्लक्स लिंक कर जाए सेकेंडरी को, लीक ही ना हो। लीकेज होगी तो वो बनेगी ना, लीकेज होगी ना, होगी तो सही, कुछ ना कुछ होगी लेकिन कम से कम हो। तो लीकेज रिएक्टेंसेस XF1 and XF2 are made as small as possible by winding primary and secondary on top of each other. Winding resistances R1 and R2 are kept low to reduce the I2R losses and resulting heat to keep efficiency high. और जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी these are kept low to reduce the I2R and resulting heat। अच्छा कॉपर यूज़ करें, 99.9% कॉपर यूज़ करें जिसमें कम से कम लॉसेस हों आपके, ठीक है, जिसके रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो सिंप्लीफाइंग द इक्विवेलेंट सर्किट गिव्स फार मोर डिटेल देन रिक्वायर्ड। एट नो लोड I2 इज 0। ये देखें, नो लोड अगर होगा, यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो ये करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना, लोड ही कोई नहीं है, इसका ओपन सर्किट है ना, तो करंट 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये वाला, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो, लेकिन ये तो करंट फ्लो कर रहा है आपका, ये करंट तो फ्लो कर रहा है, तो ये करंट फिर आप इसकी मदद से आप अपने ये आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस निकाल सकते हैं। यानी आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस के इसकी मदद से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। एट नो लोड I2 is 0 and so is I1 because T is ideal transformer, only exciting current I0 flows in R1 and XF1,
ठीक है। R1 और XF1 से सिर्फ ये एक्साइटिंग करंट जो I नॉट है, ये देखो ना, ये सिर्फ ये करंट होगा ना, ये तो जीरो है, ठीक है ना, ये जीरो हो गया करंट। तो ये करंट लेकिन फ्लो कर रहा है, ये कौन सा करंट है, जो यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस पाथ में जो जा रहा है, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ बना हुआ है यहाँ पे, सही है। RF1, XF1, R2 and XF2 are so small that voltage drop is negligible. Neglect these four impedances. वो कहता है कि जी ये जो है ना R1, XF1, R2, XF2, ये वाली ये जो है, कहता है कि ये इतनी छोटी होती हैं कि इनके क्रॉस ड्रॉप जो होगा ना वो बहुत ही कम है, इतना कम ड्रॉप है कि आप इसको इग्नोर कर दें। अच्छा ठीक है भाई, इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करके क्या होगा, ख़त्म कर दो, तो जब ख़त्म होकर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, XM RM। और ये जनाब आपका ये सर्किट देख लें इसको गौर से, ये है सर्किट जनाब आपका, ठीक है, सही है। ये हुआ क्या है, ये हुआ ये है कि हमने R1 XF1 और R2 XF2 इग्नोर कर दी, क्यों, इनके क्रॉस वोल्टेज क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है। अच्छा, एट फुल लोड IP, अच्छा जी, अब सिंप्लीफाई फर्दर कर रहा है, एट फुल लोड IP इज एट लीस्ट 20 टाइम्स लार्जर देन I नॉट। अब ये I नॉट क्या है, जब ओपन है आपकी, सेकेंडरी क्या है, ओपन, तो करंट थोड़ा सा फ्लो कर रहा है प्राइमरी में, आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, वही मैग्नेटाइजिंग करंट है। अच्छा, जब आप फुल लोड पे डाल देते हैं ट्रांसफार्मर को, जाहिर है करंट फिर तो फ्लो करेगा सेकेंडरी का। अब वो जो करंट है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इस I नॉट से 20 गुना ज़्यादा होता है। क्या होता है, 20 गुना ज़्यादा, 20 टाइम्स ग्रेटर। फॉर एग्जांपल अगर वो 0.1 एम्पेयर है तो लोड लगाएंगे तो वो 2 एम्पेयर होगा, यानी 20 गुना ज़्यादा, ठीक है। यानी जो I नॉट है वो 20 गुना कम है आपके फुल लोड के करंट से। तो सिंप्लीफाई सर्किट कैन बी यूज्ड इवन इफ द लोड इज ओनली 10% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन डन बाय शिफ्टिंग। अच्छा, अब उसमें देखें, अब जैसे इसमें देख लें, अगर आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है, अगर इसके ऊपर लोड आपने जब कनेक्ट किया है, तो लोड जब कनेक्ट किया है तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब लोड कनेक्ट कर दिया आपने तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये जो चीज़ है ना ये, फिर क्योंकि ये करंट बहुत थोड़ा है, इसके मुकाबले में ये वाला करंट ना बहुत थोड़ा होगा, तो अब इसको इग्नोर कर दो। यानी जब लोड नहीं कनेक्ट तो ये चीज़ आ जाएगी और ये ख़त्म हो जाएंगी, यानी इग्नोर हो जाएंगी। और अगर जब लोड कनेक्ट हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी और ये आ जाएंगी। बात समझ रहे हैं आप, यही है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का रैशनल, यानी ये क्यों करते हैं हम। ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, XM और RM, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, R1 R2 XF1 XF2, सही है। वो कैसे निकालते हैं अभी आपको न्यूमेरिकल भी मैं करवाता हूँ। तो ये सर्किट जनाब आपका फर्दर जब आपने लोड कनेक्ट किया तो उसमें आपने RM और XM को निकाल दिया, ठीक है, क्यों, I नॉट बहुत कम है लोड के कंपैरेटिवली, सही है, जब लोड कनेक्ट है आपका। अच्छा, समिंग अप ऑल द इम्पिडेंसेस। अच्छा, अब देखें, अब आप क्या करो, इसको शिफ्ट कर लो। अब ये वाला जो XF1 है, जब ये इधर आ जाएगा, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A स्केयर XF1 XF2 सॉरी, R2 क्या हो जाएगा, A स्केयर R2, Z क्या होगा, A स्केयर Z, और ES क्या होगा, A इंटू E, और I क्या होगा, I2 क्या होगा, I2 ओवर A, सही है। तो ये देखें, इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये अब आ गया R1 और साथ में क्या आ गया प्लस A स्केयर R2, ये क्या आ जाएगा XF1 प्लस A स्केयर XF2, ये क्या हो जाएगा A स्केयर Z, और ये क्या आ जाएगा A इंटू ES, सही है। तो समिंग अप ऑल इम्पिडेंसेस RP इज इक्वल टू R1 प्लस A स्केयर R2, XP इज इक्वल टू XF1 प्लस A स्केयर XF2, और इम्पिडेंस क्या होती है आपको पता है, वेक्टर सम है। वेक्टर सम में क्या होगा कि अंडर ये बेसिकली क्या होगा, Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर्स अबव 500 kVA possess लीकेज रिएक्टेंस XP विच इज 5 टाइम्स हायर देन RP, यानी XP उनकी जो है ना वो RP से कितनी होती है, 5 गुना ज़्यादा होती है। यानी इसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं RP XP, और फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है कि EP इज इक्वल टू IP A इंटू ES A स्क्वायर Z। अच्छा, मेजरिंग द इम्पिडेंसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकली भी। अगर आप किसी ट्रांसफार्मर लैब में चले जाएं, पेल में चले जाएं, कराची सीमेंस में चले जाएं, तो ये उनके टेस्ट हो रहे होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट हो रहे होते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहे होते हैं, और उससे क्या निकल रहा होता है, ये इम्पिडेंस निकल रही होती है उनकी, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ XM एंड RM फॉर ए गिवन ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये MCQ भी गवर्नमेंट में आता होता है, गवर्नमेंट में ये MCQ आता होता है। अगर आप टेस्ट वगैरह दें, जो NTDC वगैरह के टेस्ट हैं, तो ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि जी ओपन सर्किट टेस्ट से क्या चीज़ निकलती है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या चीज़ निकलती है। तो जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट है उससे आपका क्या निकलेगा, XM और RM, ठीक है। पीछे एक्सप्लेन मैंने कर दिया कैसे निकलेगा। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर आप करते हैं तो उससे क्या निकलेगा, XP और RP, सही है, ओके। तो एक्चुअल वैल्यूज ऑफ XP एंड RP फॉर अ गिवन ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड यूजिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सही है। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या निकलेगा, XM RM, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या निकलेगा, XP RP। इसके भी मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि RP किसके बराबर है, RP इज इक्वल टू R1 प्लस A स्क्वायर R2, और उसके बाद XP इज इक्वल टू XF1 प्लस A स्क्वायर XF2, और ZP इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट RP होल स्क्वायर प्लस XP होल स्क्वायर, सही है। ये मैंने सारे आपके सामने जो है ना, इसकी साथ साथ मैं इसको लिखता जा रहा हूँ। और इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, इसकी डायग्राम भी ये जो है ये बना देता हूँ मैं आपको, ये इजी, ठीक है। RP XP, और ये आपका क्या बनेगा, A स्क्वायर इंटू Z, सही है। तो ये है जनाब आपकी ओपन सर्किट एंड दिस इज योर शॉर्ट सर्किट, राइट। ओपन सर्किट टेस्ट RM एंड XM जी। रेटेड वोल्टेज अप्लाइड एट द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, I0, ओके। रेटेड वोल्टेज अप्लाइड एट द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, I0। देखें I0 अगर आ गया उसका क्या मतलब है कि ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है और ये वो वाला करंट है I0 जो कि XM और RM के अंदर जा रहा है, ठीक है। I0 वोल्टेज EP, एक्टिव पावर PM आर मेजर्ड, ES इज आल्सो मेजर्ड, ठीक है। एक्टिव पावर अब्सॉर्ब बाय द कोर क्या होगी, PM। जाहिर है अब यहाँ पे कोई पावर अगर आ रही है, मीटर की सुई अगर बनी हुई है, हालांकि लोड कोई कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, लोड तो नहीं कनेक्ट, तो लेकिन पावर कंज्यूम हो रही है, वो क्या है, वो लॉसेज है भाई, वो आपका ट्रांसफार्मर खा रहा है, आउटपुट तो नहीं ना दे रहा, ओपन है, कोई करंट तो नहीं, पावर आउटपुट पावर क्या होगी, V इंटू आई, V है, I तो है ही नहीं, I2 तो जीरो है, ये देखें ये तो ओपन है, सेकेंडरी साइड तो ओपन है, लेकिन पावर खाई जा रही है। वो पावर कौन खा रहा है, ट्रांसफार्मर खा रहा है भाई। वो उससे कहाँ खा रहा है, आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस में और कोर लॉसेस में खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एपरेंट पावर अब्सॉर्ब बाय द कोर, अब ये देखो SM इज इक्वल टू EP इंटू I0, ये भी मैं लिख देता हूँ इधर, SM, ये देखो SM दैट विल बी इक्वल टू EP इंटू I0, ठीक है, EP इंटू I0। अब आपके पास ये कहाँ से आई, मीटर से, PM कहाँ से आएगी आपके पास, मीटर से आएगी। आपने एक पावर मीटर लगाया हुआ है, वॉट मीटर लगाया हुआ है। वॉट मीटर क्या होता है, पढ़ लिया, वॉट मीटर पढ़े। वॉट मीटर में क्या होती है, एक होती है पोटेंशियल कॉइल, एक होती है करंट कॉइल। पोटेंशियल कॉइल क्या होती है, जो कि आपकी शंट में लगती है, क्या लगती है, शंट में, पैरेलल में, ताकि वोल्टेज मेजर करें। ये याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे कि वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर, आप वोल्टेज कैसे मेजर करते हो, शंट में, पैरेलल में लगाते हो, ठीक है। और उसकी वोल्ट मीटर की जो इंपेडेंस होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई करंट ना गुजरे, वो सर्किट को करप्ट ना करे। पता चले जी आपने वोल्टेज मेजर करने, वो उसमें से खाना पीना शुरू हो गया, 5 वोल्ट जी 4.5 रह गए, 0.5 का खुद खा गया, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह करंट मीटर आप कहाँ लगाते हो, ये भाई ये भी सवाल नहीं, मेरे से मेरे बॉस ने पूछा था, इंडस्ट्री में सीरीज में लगाते हैं ताकि सारा करंट उसमें से गुजरे। लेकिन अगर आप सीरीज में लगाते हो तो उसकी रेजिस्टेंस, सर्किट की जो रेजिस्टेंस उसमें ऐड नहीं होगी, होगी तो करंट तो कम हो जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, नियर टू जीरो। तो एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं
और उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। व्हाट विल हैपन अगर आप उल्टा लगा दो, जो कि एक हमारे साथ होता था उधर वो। अच्छा, अगर आप एक एम मीटर है, एम मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस नियर टू जीरो है ना, अगर आप उसको शंट में लगा दोगे शॉर्ट कर दोगे आप उसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में लगा दोगे तो ओपन कर दोगे सर्किट को, सर्किट ओपन हो जाएगा। सही है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये बड़े डिटेल में पढ़ाते हैं, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये पूछा जाता है इंडस्ट्री में, जो बाबी बैठे हैं वो इसको पूछते हैं, उससे पता चलता है कि ये बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं, ये एम ही है। सही है। अच्छा जी, एपरेंट पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द कोर कितना है, SM इज इक्वल टू EP इंटू आई नॉट। रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द कोर कैसे निकालोगे, QM इज इक्वल टू SM स्क्वायर। देखो P निकला है मीटर से, ठीक है, आई नॉट भी मीटर से निकला है, EP भी आपने मीटर से निकाला हुआ है, वोल्ट मीटर से। तो SM क्या होगा, इन दोनों को ज़रब दे दो, ये क्या आ जाएगी, टोटल पावर। टोटल पावर लास्ट लेक्चर में हमने पावर ट्रायंगल भी डिस्कस की थी। तो QM कैसे निकालोगे, अंडर रूट SM स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपकी जो QM निकल आएगी मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो कोर लॉस कैसे निकालोगे, R, वो R कैसे निकालोगे, R विल बी इक्वल टू आपका EP या E1 कह लें, या E1 कह लें या EP कह लें, ठीक है, EP स्क्वायर ओवर PM, ठीक है। और मैग्नेटाइजिंग जो XM है वो कैसे निकालेंगे आप, वही E1 या EP स्क्वायर ओवर QM, ठीक है। और इसकी सर्किट क्या होगी, जो आपने लैब में बनाया भी होगा, ठीक है। सोर्स को इधर कनेक्ट करना है, ये ग्राउंड है, फिर उसके बाद ये लीड सोर्स से कनेक्ट करोगे, ये लोड इसके साथ कनेक्ट करोगे, फिर ये लीड आगे कनेक्ट करोगे, सीरीज में पाथ बनाओगे ना। और इसकी जो EP की है, ये लीड इधर कनेक्ट करोगे, इधर करोगे। ये देखो ये शंट में है, EP क्या है, शंट में, पैरेलल में है। देखो ये वाट मीटर है ना, ये वाट मीटर की आप समझ लो कि एक वाट मीटर के अंदर भी एक करंट कॉइल होती है और एक पोटेंशियल कॉइल होती है, ठीक है। तो अब ये देखें आई नॉट, ये वाट मीटर ही है, यहाँ से वाट मीटर की मेजरमेंट यहीं से हो रही है, आई नॉट, और ये उसकी, इसको हम कहते हैं करंट कॉइल, और ये होती है पोटेंशियल कॉइल या वोल्ट मीटर आप कह लें, पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। पर ये है ना नीचे चीज़ें। तो उसके बाद ये आपका सेकेंडरी मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि ES को मेजर करेगा। अच्छा जी, अब दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखते हैं, कि जिसमें आपने जो ट्रांसफार्मर है उसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया। अच्छा, आपने डेड शॉर्ट कर दिया ट्रांसफार्मर को, जब आपने डेड शॉर्ट कर दिया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़े से, हाँ जी, थोड़े से वोल्टेज से ही, यहाँ से सारे वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, इधर थोड़े वोल्टेज से यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो कर जाएगा आपका। क्या कर जाएगा, रेटेड करंट। जो रेटेड का क्या मतलब होता है, जो नेम प्लेट का करंट होता है। तो ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सेकेंडरी वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, वोल्टेज EG मस्ट बी लोअर देन नॉर्मल। ये नॉर्मल वोल्टेज अगर कोई है ना ज़्यादा, उससे कम होता है, थोड़े वोल्टेज, क्योंकि शॉर्ट किया हुआ ना आगे से, थोड़े से ही वोल्टेज से वो रेटेड करंट पैदा हो जाता है। तो यूजुअली लेस देन 5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। तो प्राइमरी वोल्टेज इज एडजस्टेड अंटिल द करंट अप्लाइड टू द प्राइमरी इज इक्वल टू द रेटेड वैल्यू। यानी आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने हैं वोल्टेज प्राइमरी के, यहाँ तक के जो करंट फ्लो कर रहा है वो रेटेड करंट के बराबर हो जाए, उससे ऊपर नहीं लेके जाना है आपने उसको। तो ड्यू टू द लो वोल्टेज वेरी लिटिल करंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन एंड कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि एक्साइटेशन को आप इग्नोर कर दें, यानी जो XM और RM है वो अब इग्नोर हो जाएगी। ये हमने पीछे किया था ना कि ओपन सर्किट टेस्ट में आपकी ये आएगी और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपकी ये वाली आ जाएंगी, क्यों, XM RM इग्नोर हो जाएंगी। सही है। तो प्राइमरी साइड इंपेडेंस इज ZP इज इक्वल टू ESC ओवर ISC, ESC ओवर ये वाला जो ESC शॉर्ट सर्किट वाला, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ओवर ISC। तो ZP मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ZP इज इक्वल टू ESC ओवर ISC, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की ये इम्पिडेंस निकलेगी इससे ZP, और RP कैसे निकलेगी, आप पावर मेजर कर लें तो I स्क्वायर R लॉसेस, ठीक है। I स्क्वायर R क्या होगा, PSC ओवर ISC का होल स्क्वायर, ये देखें, ठीक है। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है ना, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो P आपका निकला है, ये मीटर आपने लगाया हुआ है, ठीक है। तो PSC डिवाइडेड बाय ISC का स्क्वायर कर दें तो ये आपका RP निकल आएगा, और ZP आपका ऐसे निकल आएगा ESC ओवर ISC। और फिर XP फिर आप कैसे निकालोगे, XP इज इक्वल टू वही इम्पिडेंस फार्मूला लगा लें,
वो क्या आ जाएगा, जेड पी इज इक्वल टू आर प्लस जी एक्स, तो एक्स पी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, जेड पी स्केयर माइनस आर पी स्केयर। ठीक है, ये देखो एक्स पी इज इक्वल टू जेड पी स्केयर माइनस आर पी स्केयर। तो बेसिकली आर पी और एक्स पी कैसे निकालोगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। आर एम और एक्स एम कैसे निकालोगे, ओपन सर्किट टेस्ट से। क्लियर हो गया, ये है उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। सही है। अच्छा जी, आप एक एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल करते हैं। टेस्ट से हम क्या निकाल लेते हैं, आर एम और एक्स एम। ओपन सर्किट टेस्ट है ना कि सेकेंडरी को ओपन कर दो, लेकिन ट्रांसफॉर्मर साहब फिर भी खाई जा रहे हैं पीएम। भाई वो क्या है, वो कहाँ जा रहा है, वो उसकी जो उसके अंदर कोर लॉस है ना, कोर लॉस वो उसके अंदर जा रहा है, वो वहाँ पे जा रहे हैं। सही है। तो और दूसरा टेस्ट क्या था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया सेकेंडरी को, तो उसके नतीजे में रेटेड करंट फ्लो हुआ आपकी वाइंडिंग से। तो अब जो पावर कंज्यूम हो रही है वो आपकी कॉपर लॉस जो है, कॉपर लॉस के अंदर यूज़ हो रही है। तो कोर लॉसेस हमने ओपन सर्किट टेस्ट से निकाली है, और जो आपके कॉपर लॉसेस वो हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से निकाली है। ये दोनों लॉसेस आपको चाहिए, ये दोनों के दोनों लॉसेस आपको चाहिए फॉर दी कैलकुलेशंस ऑफ दी एफिशिएंसी। वो अभी हम करते हैं, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, पी आउट ओवर पी इनपुट, और पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउट प्लस पी लॉसेस, यानी इनपुट में से लॉसेस को माइनस कर दो तो पी आउट बन जाएगी। सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी आउट ओवर पी आउट प्लस पी लॉसेस। ठीक है। तो वो हम देखते हैं, हम पी आउट भी निकालेंगे और पी लॉसेस भी निकालेंगे, और फिर यहाँ से हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, 98%, 97, 98, 99 तक जाती है। An open circuit test work was conducted on a transformer rated at 500 kVA, 69 500 kVA का है, और 69 kV स्लैश यानी 69 kV क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है, और 4.16 kV क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज है। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। आरपी, आरपी उसने दिया वो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमारे पास आती है। आरपी कितना है जी, 150 ओम, और एक्सपी कितना है, 632 ओम। The following results were obtained when the low voltage winding was excited. In repair shops, a 69 kV voltage may not be available, and the open circuit test has to be done by exciting the LV winding at its rated voltage. अब ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये देखें, लो वोल्टेज वाइंडिंग वजह से अब 69 kV ना अवेलेबल नहीं होता है आमतौर पे लैब के अंदर, कि आप प्राइमरी वाइंडिंग पे सेकेंडरी को ओपन रखना ना, सेकेंडरी को ओपन रख के प्राइमरी पे रेटेड वोल्टेज देने हैं आपने। लेकिन प्राइमरी के रेटेड वोल्टेज होंगे तो दोगे ना, 69 kV होंगे तो दोगे ना। अब वो है ही नहीं, मतलब आमतौर पे वो मुश्किल है, मतलब वो नहीं होते नॉर्मली। तो फिर ओपन सर्किट टेस्ट हैज़ टू बी डन बाय एक्साइटिंग द एलबी वाइंडिंग। तो इसका हल क्या है भाई, फिर इसका हल ये है कि जो सेकेंडरी साइड है वहाँ से वोल्टेज दे दो। वो कितने हैं जी, 4.16 kV, जो कि मैनेजेबल है। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि आपने सेकेंडरी पे 4160 वोल्ट दे दिए जी। तो ES कितना हो गया जी, 4160 वोल्ट। आई नॉट जो उस वक्त पावर कंज्यूम हो रही है ओपन सर्किट टेस्ट में, आई नॉट कितना आ रहा है, 2 एम्पेयर, और PM कितना आ रहा है, 5000 वॉट। तो अब आप सेकेंडरी साइड पे लगे हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंडरी से। ठीक है, ओके। तो अब आप सबसे पहले क्या करें कि इसकी RM निकालें। RM का फार्मूला क्या होगा कि P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, तो P ओवर आई स्केयर, ठीक है, आई नॉट स्केयर। तो वहाँ से आपकी RM निकल आएगी। और अगर आपने XM निकालनी है तो उसमें आपको जो है वो कैसे निकालोगे, Q से निकालोगे। लेकिन Q आपको गिवन नहीं है, Q आपको कैलकुलेट करनी पड़नी है। आप पहले फिर PM निकाल के आप SM निकालोगे, ES इंटू आई नॉट, उसके बाद QM इस तरह से निकालोगे इस फार्मूले से, S स्केयर माइनस P स्केयर का अंडर रूट। सही है। फिर ये वाले फार्मूले लगाओगे, XM डैश इज इक्वल टू XM ओवर आई नॉट स्केयर। ये सेकेंडरी साइड की हैं। अच्छा, प्राइमरी पे अगर मैंने शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, टर्न्स रेशो है A:1, तो क्या हो जाएगी, A/1 का होल स्केयर, यानी A स्केयर इंटू RM डैश, इसी तरीके से A स्केयर इंटू XM डैश। ठीक है, वो प्राइमरी साइड पे फिर आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। सही है। तो ये जनाब आपका जो है, इसको देख लेते हैं हम। RM इज इक्वल टू ES स्केयर ओवर PM। ठीक है, ये निकालें ज़रा साथ साथ कैलकुलेटर से, इसको वेरीफाई करते जाएं। 4160 स्केयर ओवर 5000,
3461.12 ओम। उसके बाद एस एम इज इक्वल टू ई एस इंटू आई नॉट, ठीक है, और वो आ गया 8320 वी ए। क्यू एम इज इक्वल टू अंडर रूट एस एम स्केयर माइनस पी एम स्केयर, जो कि 6650 वी ए आर। इसके यूनिट चेक करें, वी ए आर वार, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव वार, सही है, पढ़ाइए आपको पावर ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक्स एम इज इक्वल टू ई एस स्केयर ओवर क्यू एम, वहाँ से निकला 2602.34 ओम। ए क्या है जी, 69 के वी ओवर 4.16 के वी, के से कट गया तो ए कितना आ गया 16.58, ये टर्न रेशियो है इसकी, सही है बेटा, ठीक है, ओके। ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 4.16, ठीक है, सिंपल, n1 ओवर n2, सही है, n1 ओवर n2 इज इक्वल टू v1 ओवर v2 इज इक्वल टू i2 ओवर i1, सही है। अच्छा जी, तो ये आ रहा है 16.58। आर एम ऑन द प्राइमरी साइड पर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इंटू आर एम डैश, इसको डैश कह लें, यहाँ पे ना टाइपो थोड़ा मसला है, इसको डैश कह लें आप। ये डैश मीन्स कि ये आपकी सेकेंडरी साइड पे हो रही है ना कैलकुलेशंस, तो ये आपकी जनाब आ जाएगी 951.8 और 715.6 किलो। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें जी ट्रांसफार्मर के व्हेन इट सप्लाइज अ लोड ऑफ 250 केवीए, यानी अब उसमें जो 250 केवीए का लोड है, ये लोड की पावर है 250 केवीए, तो इसकी पावर क्या होगी पी, वो क्या होगी 250 जरा पावर फैक्टर, वो कितना है जी 0.8, ये कैलकुलेट करो कितने वाट आता है पी, ठीक है, 200, 250 केवी है जरा 0.8 केवी है भाई, केवी है 250 केवी है जरा 0.8, 200 किलोवाट, ठीक है, 200 किलोवाट आ गया। अच्छा, अब आपको मैं इसकी जरा डायग्राम भी दिखा दूं, ये देखिए 150 आरपीएक्सपी ये गिवन है आपको, ये देखें, ये आपको यहाँ गिवन थे, आरपीएक्सपी कहाँ गिवन है आपको, ये देखें, ये आरपीएक्सपी गिवन है आपको, सही है। तो ये अब आरपीएक्सपी आ गया, ये आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है, आरपीएक्सपी आ गया 69 केवी आइडियल ट्रांसफॉर्म 4160, और ये लोड कनेक्ट हो गया 250 केवीए। अब आप करंट निकाल सकते हैं यहाँ पे कितना है, I2 करंट कितना होगा जब ये लोड कनेक्ट करें, 250 केवीए का लोड जब कनेक्ट करें तो करंट कितना होगा, सिंपल, S इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, तो I क्या होगा S ओवर E कितना है 4160, देखें 250, ये लोड है, लोड इतना कनेक्ट किया है, सही है, इतना लोड मैंने कनेक्ट कर दिया, तकसीम कर दें वोल्टेज से, करंट आ गया 60 एम्पेयर, क्या आ गया 60 एम्पेयर, लेकिन ये करंट इस साइड पे है, इस साइड पे, इसको अभी हमने इस तरफ शिफ्ट करना है, सही है, तो I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I2 ओवर A, वही फार्मूला जो पहले हमने किया था, I1 इज इक्वल टू I2 ओवर A 60 ओवर 16.58। ये आपको वैसे भी क्लियर है कि लो वोल्टेज साइड पे करंट ज़्यादा होगा और हाई वोल्टेज साइड पे करंट कम होगा, तो 16.58 से तकसीम करें 3.62, ये देखें कितना आ रहा है 3.62 एम्पेयर एट 69 केवी, ठीक है, ये हमारे पास इधर भी था 11 केवी ट्रांसफार्मर काम कर रहा था, जो प्राइमरी साइड थी ना 11 केवी, उस पर करंट बहुत कम होता था, 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर। अब आप कहेंगे सर इतना कम करंट, भाई वोल्टेज भी तो देखो क्या है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, तो करंट आपका 3.62 एम्पेयर, लेकिन भाई वोल्टेज 69 केवी है, यहाँ पे वोल्टेज है 4160, इसलिए यहाँ करंट 60 हो जाता है, पी रिमेन सेम, सही है, ये आपकी ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट, डायग्राम ओके, आगे चलें, तो I1 निकला है I2 ओवर A इंटू 63.62, अब आई स्केयर आर लॉसेस क्या होंगे 3.62 जरा 150, 3.62 स्केयर जरा 150 करें जरा कैलकुलेट, 3.62 स्क्वायर जरब 150, देखें रेजिस्टेंस पी लॉस का बायस बनती है 19 कितना आ रहा है इसमें लॉस आपका, जो अब ये कॉपर लॉस निकला है बच्चों, क्या निकला है 1.96, ये अच्छा 1.96 किलोवाट, अच्छा, या 196 किलोवाट है, ये सही है, अच्छा, और पी कोर लॉस कितना निकला है 5000 वाट, ऐसे ही है, ये टोटल जमा करो
उसमें जमा करो, यहाँ से ये वाले ये जमा करो, ये आपकी निकल आएगी पी इन, और पी आउट क्या निकलेगी 200 किलोवाट। तो उससे आपकी क्या निकलेगी एफिशिएंसी, क्या निकलेगी एफिशिएंसी। लो भाई, कॉपर लॉस आ गया I1 स्क्वायर इंटू आर पी 1965 से कैलकुलेट किया आपने 196.66 वाट। और आयरन लॉस कितना है 500 वाट का मतलब है 5 किलो वाट। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस कोर लॉस प्लस वाइंडिंग लॉस। ठीक है, तो वो कितना आ गया 7 किलो वाट, तकरीबन 7 किलो वाट, अप्रोक्सीमेटली 7 किलो वाट। और लोड पावर कितनी निकली थी 200 किलो वाट। तो अब एफिशिएंसी क्या होगी 200 बटा 200 जमा 7, 200 बटा 207 ज़रब 100 निकालो। कितनी आ रही 90 कितने परसेंट आ रही है 96%। हाँ ठीक है, इतना होता है ट्रांसफार्मर एफिशिएंट 96%। अच्छा, इंडक्शन मोटर में पता क्या होता है वो जब वो पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि उसका ना वो जैसे जैसे आप लोड डालते हैं उसका पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव करता जाता है। पावर फैक्टर उसका वो आगे देखेंगे। यहाँ पे बहरहाल अभी जो है इस पे हम रहते हैं कि आपकी ये एफिशिएंसी हमने निकाल ली कि कितनी आई 250 kVA ज़रब 0.8 इंटू 200 किलोवाट, और 200 प्लस 7 किलोवाट, तो ये 96.6% आपकी एफिशिएंसी निकल आई है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।